हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम आपके लिए क्लास 10th का साइंस का 90+ VVI MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि आपके 2022 से 23 के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो से आपको 5+ मार्क्स देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। मैं हिंदी को चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और वीडियो के सेक्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं आपको पूरी सब्जेक्ट का कवर कराने का प्रयास करूँगा, यदि आपका सपोर्ट प्यार बना रहेगा तो बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? वैसा जीव या जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। तो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है सूर्य की प्रकाश की सहायता से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण से लेता है, और मिट्टी से खनिज लवण लेता है। तो वह अपना सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन पौधा बनाते हैं। तो आज का 2 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो गंदे जल में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है और मुझे क्या सुधार करना होगा। यदि आपको एक कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद रहेगा कि इस वीडियो में आपका कमेंट आएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है था? मतलब जीन शब्द सबसे प्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का क्या किया था? सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, आप सिर्फ एक झलक देखते जाइए और आपको याद होते जाएगा इसी वीडियो में। यदि एक बार में नहीं याद हुआ है तो दूसरा बार देख लेंगे, तो उम्मीद है कि आपको 90% प्लस आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएगा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो। ग्वाइटर, यहाँ ग्वालियर लिखा गया है मिस्टेक से, यहाँ आप कर लीजिएगा। ग्वाइटर अथवा घोंघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग आयोडीन की कमी, जब मनुष्य के शरीर में आयोडीन यानी NaCl की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग पनप जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है, जिसे यकृत कहते हैं, वृक्क नहीं, सॉरी, ये मिस्टेक से लिखा गया है। यकृत जिसे लीवर कहते हैं, लीवर यानी यकृत। तो मैं आपको PDF भी वीडियो के लिंक में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? तो अपवहन द्वारा। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विभिन्न क्रिया के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की तंत्र को कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में भोजन करने के बाद बहुत सारे पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ मिलजुल कर जाते हैं एक जगह छोटी आंत में, तो वहाँ से क्या होता है कि अवशोषण होता है। जैसे विटामिन शरीर को ज़रूरत होती है, विटामिन, वसा, प्रोटीन, तो ये सब क्या करते हैं, शरीर अपने हिसाब से रख लेते हैं, और अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, गुदा की सहायता से निकाल दिया जाता है। जैसे अपशिष्ट पदार्थ हो गया आपका
मल हो गया, मूत्र हो गया, पसीना हो गया, तो ये सब क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ। कहता है विभिन्न क्रिया के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की तंत्र को क्या कहते हैं, तो उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ी इंपॉर्टेंट। आवर्त सारणी में शून्य, यहाँ कर लीजिएगा शून्य, शून्य। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है, तो हीलियम है। ऐसे शून्य समूह का तत्व वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है। तो यहाँ हीलियम है, हीलियम, रेडॉन, हेक्सेन और क्रिया गैस जितने हैं वो सभी क्या है, आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व हैं, जो कि शून्य समूह के तत्व कहलाते हैं। तो आप पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे कि वर्ग 18 में हैं वे सभी तत्व, जिसे शून्य समूह का तत्व कहा जाता है। तो वर्ग 18 के तत्व को आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे तो एग्जाम्पल में वही रहता है हीलियम, तो आप हीलियम ही मारेंगे। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व क्षारीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर है 12। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं, वर्ग या समूह। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, पूछ लिया जाए आपको आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, तो 7 होती है। वर्ग, इसी में पूछ लिया वर्ग या समूह, क्या वर्ग या समूह, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र होता है, तो C2H5OH। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 14। सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं, बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे सोल्डर कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो पारा कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है। और एक और याद रखिएगा, वह कौन सी अधातु, यहाँ पर क्या रहेगा, अधातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। धातु पूछेगा तो पारा मारिएगा, यदि अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन मारिएगा। क्या मारिएगा, ब्रोमीन। इसका संकेत होता है क्या, Br। तो आप इसे याद रखेंगे। पारा होता है क्या, Pb, लेड यानी शीशा, इसका संकेत Pb। तो संकेत भी आपको दिया जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, मैंने बता दिया है, तो आप इसे देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी तुरंत बताया है वो क्वेश्चन नीचे है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। मैंने दोनों क्वेश्चन को एक जगह इसलिए लिए थे क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और मैं अच्छी तरह से आपको बता सकूं। तो कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो धातु में पारा होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यह ब्रोमीन होता है। पारा का संकेत क्या होता है, Pb होता है, और ब्रोमीन का संकेत Br होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो 24 कैरेट के सोना जो होते हैं उसे शुद्ध सोना कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आज का 18 है, कह रहा है कि हमारे शरीर में pH परास कितने के बीच कार्य करता है। बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद करेंगे। 7 से 7.8 के बीच हमारे शरीर का pH परास होता है। क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित में कौन सा लवण है जो कि आपके ऑप्शन में एक यही रहता है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। तो यही एक ऑप्शन है जो कि लवण होता है, और आपको यदि पूछा भी जाएगा तो यही रहेगा। तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लेंगे। यहाँ पर कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो जीवाश्म ईंधन। यहाँ पर आप तो समझ गए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, जीवाश्म ईंधन। अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, वैसा ऊर्जा जिन्हें वो वैसा ऊर्जा जो सीमित मात्रा में है, उसे उपयोग करने के बाद वो कभी ख़त्म हो सकता है।
है उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं वैसा ऊर्जा जिसे हम कितना भी उपयोग करेंगे फिर भी वो खत्म कभी नहीं होगा। जैसे में हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से जितना भी आप चाहे ऊर्जा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 कह रहा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। वैसा नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो एक बार समझ लीजिए, वैसा ऊर्जा जिन्हें हम कितना भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन उसका खपत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्रतिदिन सूर्य भगवान उगते हैं और अपना प्रकाश देते हैं, उससे हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो सूर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जहाँ पर रहता है वहाँ पर पवन ऊर्जा लगाया जाता है। जल ऊर्जा तो आप जानते हैं मोटर की सहायता से जल ऊर्जा बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। जो क्वेश्चन में हमें हिंट करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो वो क्वेश्चन को मैं बहुत जल्द और करके आगे बढ़ जाऊंगा। यदि जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में बच्चों को बताना चाहिए तो मैं उस क्वेश्चन में आपको ज़रूर बताऊंगा और बताता भी हूँ। उम्मीद है कि यह आपको अच्छा लगता होगा जो मैं बताता हूँ, तो हमारे वीडियो में बने रहें। तो आज का अगला क्वेश्चन है 23 विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की थी, तो फैराडे महोदय ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे नंबर 24 है बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, तो डिस्ट धारा बैटरी से उत्पन्न होती है। तो बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है जब किसी चालक तार के से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जब किसी परिपथ से हम क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं, धारा उसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। धारा मतलब क्या होता है, यानी चार्ज यानी आवेश। आवेश को प्रवाहित करते हैं तो उसमें गतिशील कण मतलब जो कि उसमें से सबसे गतिशील कण जो होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 26 स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का आवश्यकता होता है या प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं, तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरे होते हैं। कितने सतहों से, तो आप इसे याद रखेंगे, प्रिज्म 5 सतहों से घिरे होते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर है 27। तो मैं आज 90 ही क्वेश्चन नहीं बल्कि 90 क्वेश्चन के बदले में मैं आपको 150 क्वेश्चन को रिवाइज कराऊंगा। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे। 1 मिनट यदि आप स्किप करते हैं तो आपको 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा। तो आप ऐसा नहीं करें और हमारे साथ बने रहें। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झोंका सबसे अधिक होता है, तो स्पेक्ट्रम जो बनता है, स्पेक्ट्रम मानिए कि जो ये स्पेक्ट्रम है यहाँ से श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में, सब यहीं से विभक्त होता है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक और मैं कर देता हूँ 7। तो यहाँ से लिखा जाता है बैजानी फिनाला। बड़ी ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है। तो सबसे क्या कहता है, झुका हुआ, तो सबसे झुका हुआ बैगनी क्या होता है, बैगनी। और सबसे ऊपर होता है लाल, यानी सबसे सीधा क्या होता है, लाल। तो आपको यहाँ पर पूछ लिया जाएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो सबसे अधिक। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम। लाल रंग का विचलन क्या होता है, तो सबसे कम। बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक। तो आप ये पढ़े होंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। 29 है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण। तो
आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, अवतल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण की प्रकृति क्या होती है? तो ये ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की प्रकृति क्या होती है? तो धनात्मक। तो आप यहाँ पर ही देख लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन पर कितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। यदि आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी होता है? तो CFC। अब CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप इसे याद करेंगे, कौन सी गैस ओजोन परत के छेद के लिए उत्तरदायी है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक पराबैंगनी किरण होती है जो कि ओजोन परत को छेद कर देती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर उसमें छेद हो जाता है, जिसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन उससे निकलता है, तो जो पृथ्वी पर आ जाता है तो मनुष्य की चेहरा पर पड़ने पर उसका त्वचा का रोग संबंधी रोग होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो 32 पर चलते हैं। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तो इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 है, पौधा में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो आपको ऑप्शन में वहाँ कोई एक दिया रहेगा, लेकिन पौधा के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं तो वो हम सभी लिख लिए हैं। तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन। जैसे कि जीव जंतु का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मल है, मूत्र है, पसीना है, ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। उसी तरह पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन। रेजिन चीड़ के पौधों में पाया जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिन नामक उत्सर्जी पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? चीड़, जिसे चिरचिरी कहते हैं। तो 24 की तरफ चलते हैं। जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील एक मिश्र धातु होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लाल चींटी में। अब यहाँ पर पूछ लिया जाएगा आपको, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लाल चींटी में। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो मिथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो आप इसे भी याद रखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आज का, कह रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, अभी तुरंत बताए थे। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड महोदय ने विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किए थे। तो 39 है, निम्नलिखित में से किस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देते हैं, जो इम्पॉर्टेंट बहुत रहता है। और बिहार बोर्ड बार बार उस क्वेश्चन पर क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, CFC की फुल फॉर्म आपको तुरंत मैंने बताया था क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ओजोन परत में छिद्र हो जाने के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर आता है और मनुष्य के चेहरे पर पड़ने पर त्वचा संबंधी क्या होता है? बीमारी होता है। तो 41 है,
कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है? तो डीएनए। डीएनए कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है। गुणसूत्र बने होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए, प्रोटीन्स एवं आरएनए। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स एवं आरएनए, ये तीनों मिलकर क्या होते हैं? गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है और जोड़े में 23 होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं। और मादा जनन अंग क्या कहलाते हैं? मादा जनन अंग स्त्री केसर कहलाते हैं। तो आप इसे देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, फूल में नर प्रजनन अंग क्या कहलाते हैं? तो पुंकेसर कहलाते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। किसमें? मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से अंतर्ग्रहण करता है? यानी भोजन किसकी सहायता से करता है? तो कूटपाद की सहायता से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो आप इसे याद रखेंगे। पैरामीशियम अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करते हैं? तो वो एक सीलिया होता है, जिसकी सहायता से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। एक क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा कोशिका है जिसकी आकार चप्पल नुमा होता है? तो पैरामीशियम एक ऐसी कोशिका है जिसका आकार क्या होता है? चप्पल नुमा होता है। तो वो भी क्वेश्चन हो सकता है, आगे आएगा। तो मैं आज 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव में डायलिसिस थैली होता है तो नेफ्रॉन होता है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो किससे वृक्क संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क यानी किडनी। किडनी किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर है 48, ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसे होता है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर है 49, हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है और यह शून्य समूह का तत्व है। क्या है? शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व किसे कहता है? समूह या वर्ग 18 के तत्वों को शून्य समूह का तत्व कहा जाता है। आप इसे पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक बार प्रत्येक साल बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। पूछिए आप कैसे? तो क्योंकि ओजोन का सूत्र होता है क्या? O3। O2 ऑक्सीजन होता है और O3 क्या होता है? O3 ओजोन का सूत्र होता है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ओजोन का सूत्र ही होता है O3। तो क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना है? तो 0.003% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतना है, तो और 99 कुछ प्रतिशत कौन कौन सी गैस है? तो आप इसे याद रखेंगे, 78.6% नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एन से संकेत होता है और इसका परमाणु संख्या 7 होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, 98.6। और ऑक्सीजन कितना होता है? लगभग 21, 20.67 इस तरह होता है। तो लगभग में 21 आप याद रखेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत 21% है और नाइट्रोजन की परसेंटेज 78.6
और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 0.003%। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट था, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 53 कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन का सहसंयोजक नहीं करता है, संयोग नहीं करता है, ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है। तो सोना एक ऐसा तत्व है जिसमें ऑक्सीजन या वायु में रख दिया जाता है तो उसमें जंग नहीं लगता है, तो उसे ही कहते हैं संयोग नहीं करता है। सोना एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, यानी अभिक्रिया नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन यानी CH4 यानी मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है मीथेन को सरलतम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पीतल है एक क्या मिश्र धातु है, पीतल जिंक और पीतल आप कमेंट करके बताएंगे पीतल किसका मिश्र धातु है, जिंक और एक होता है, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक विलयन का मान देता है। तो 7 से अधिक वाले तत्व क्षारक विलयन का मान देता है और 7 से कम वाले विलयन का पीएच मान जो होता है वह अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। और जिसका 7 होता है वह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। तो इसे याद रखेंगे। और यहाँ पर और क्वेश्चन बनता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त यानी खून का पीएच मान 7.4 होता है। दूध का पीएच मान आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितना होता है। और एक इम्पॉर्टेंट है सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो आप इसे भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सिरका का पीएच मान कितना होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है। और यहाँ पर दे दिया जाता नमक यानी NaCl नमक यानी नमक भी एक क्या है विजातीय यौगिक। और सजातीय यौगिक यदि आपको पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। जैसे हो गया चूना पत्थर सजातीय यौगिक, वैसे उसे कहते हैं जिसका सूत्र एक होता है। चूना पत्थर, संगमरमर और एक होता है, तो आप उसे देख लेंगे। तो इसका चूना पत्थर और संगमरमर दोनों का सूत्र होता है CaCO3। तो जिसका सूत्र एक जैसा होगा उसे सजातीय यौगिक कहेंगे, जिसका सूत्र अलग होगा उसे विजातीय यौगिक कहेंगे। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो 11। कम से कम आपको 30 या 35 तक के परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। जैसे 1 नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओरिन, नियोन, सोडियम कितना 11। उसी तरह याद रखिएगा मैग्नीशियम कितना होता है 12। फास्फोरस कितना होता है 15। सिलिकॉन कितना होता है 14। और पोटेशियम कितना होता है 19। कैल्शियम कितना होता है 20। आयरन जिसे Fe लोहा कितना होता है 26। मैग्नीज Mn मैग्नीज 25। Mg मैग्नीज होता है Mn क्या होता है, तो आप इसे देख लेंगे। ये सब कम से कम आपको 30 तक तो याद रहना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 59, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। तो NaHCO3। तो NaHCO3 बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है NaHCO3। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, इलेक्ट्रॉन के रूपांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। वैद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं वैद्युत
संयोजी। क्वेश्चन नंबर 68 है, ऊर्जा का सबसे अधिक एवं प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। चाहे कोई भी ऊर्जा मिले या न मिले, लेकिन सौर ऊर्जा तो हमें आसानी से मिल जाता है। तो वीडियो लॉन्ग होने के कारण मैं आज 61 नंबर तक क्वेश्चन को किया हूँ। तो इससे अगले क्वेश्चन को मैं अगले पार्ट में कर दूंगा। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी कोई लाभ हो सके। मैं वन लाइनर क्वेश्चन को इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आपको वहाँ पर दो जो ऑप्शन होता है, बच्चे तो छांट लेते हैं, लेकिन दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि बेकिंग पाउडर का सूत्र NaHCO3 होगा कि Na2CO3 होगा। तो इस ऐसा मौका वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यदि आप यहाँ पर इस तरह याद कर लेते हैं, बेकिंग पाउडर का सूत्र NaHCO3 होता है, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको माइंड में आएगा क्या पढ़े थे, बेकिंग सोडा पाउडर का सूत्र NaHCO3। तो उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।